हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका IQ ज्ञान में फिर से। तो जैसा कि आप जानते हैं हम सब चैप्टर सेकंड देख रहे हैं एनसीईआरटी इंडियन एजुकेशन नेटवर्क का। तो इसमें हम थर्ड पार्ट आज देखेंगे इसको, चैप्टर सेकंड का। तो थर्ड पार्ट में हम तो इस थर्ड पार्ट के लेक्चर में हम बेसिकली दो फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, कवर करेंगे। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आर्टिकल 25 से 28 आता है, रिलीजन के लेकर है। और कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आपका आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। बाकी ये दो पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और बाकी दो पार्ट्स हम आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी वीडियो है आप उसको मिस नहीं करें। चैप्टर फर्स्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स का जो एक डिटेल वीडियो है, प्लेलिस्ट है, वो मैंने शेयर किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। उस पे जाकर आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये जो है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में रखा गया है, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 25 में है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। तो कंसाइंस का आपको है प्रोफेशन, रिलीजन को भी प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इस रिलीजन को, और प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, मतलब लोगों के बीच में लेके जा सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स जो है एक इंस्टीट्यूशन के लिए जो उसको मैनेज करना, उसका फ्रीडम दिया गया है। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, तो टैक्सेस पेमेंट आपको नहीं जरूरत है किसी भी रिलीजन प्रमोट करने के लिए। और फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो एक ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, विद्यालय में, किसी में इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड करने की जरूरत नहीं है, इससे फ्रीडम है इसमें। तो बेसिकली जो आप देख सकते हैं कि चार आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ रिलीजन को दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे हमारे संविधान के निर्माताओं ने और संविधान ने इस चीज का ख्याल रखा है कि धर्म के आधार पर हमारा जो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, और हमारा जो सेकुलरिज्म हम जिसे कहते हैं प्रैक्टिस करते हैं, वो इंटैक्ट रहे, इंडिया का सेकुलरिज्म। तो हिस्टोरिकली जरूरत क्यों है भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन का? तो हिस्टोरिकली पर्सन फॉलोइंग रिलीजन रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रूलर वेर आइदर पर्सिक्यूटेड और फोर्स्ड टू कन्वर्ट। पहले जो क्या था राजा महाराजा के समय में, बेसिकली हम देखते हैं जब ब्रिटिश के पहले, उस समय क्या था कि जो अगर आपको रूलर के जो भी शासक थे उस समय, राजा थे, उनका रिलीजन अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो अगर आपको प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा, आपको फांसी की सजा हो जाएगी, या तो फिर आपको कन्वर्ट होना होगा उनके रिलीजन के हिसाब से। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं था। हमारा जब संविधान बना तो हमने देखा कि भाई रिलीजन का फ्रीडम होना चाहिए, सेक्युलरिज्म जो है जरूरी है, डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि हमने देखा है कि हर राइट्स में फंडामेंटल राइट्स आर, ये आप ध्यान रखें, फंडामेंटल राइट्स जो है आर नॉट एब्सोल्यूट, राइट्स नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस है। तो इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस है रिलीजन के राइट्स में, कि भाई पब्लिक ऑर्डर को आपको प्रोटेक्ट करना है, मोरालिटी, हेल्थ, इसको आपको प्रोटेक्ट करना है, इसको आपको हैम्पर नहीं करना है। गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स फॉर रूटिंग आउट सोशल इविल्स। तो मान लीजिए कुछ धर्म में कुछ है ना, ऐसी प्रथा है जो कि सही नहीं है समाज के लिए, लोगों के लिए, उसको सरकार चाहे तो इंटरफेयर करके उस चीज को हटा सकती है। उसको इंटरफेरेंस इस तरह से नहीं माना जाएगा। जैसे कि आपका सती प्रथा थी, हमारे में बाईगेमी था, तो ह्यूमन सेक्रीफाइस जो होता है वो कुछ धर्मों में, कि बलिदान देने का, इसको सरकार ने बैन किया है बहुत जगह। इसके अगेंस्ट में जो है सरकार ने कानून लेके आई है कि भाई ये प्रैक्टिस करना, ये करवाना कानूनन जुर्म है, इसे इंटरफेरेंस नहीं माना जाए इसे। तो इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, हमारे यहाँ कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ऑफिशियल रिलीजन का मतलब ये है कि आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने के लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कोई भी स्पेशल धर्म का होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या जज होने के लिए, कोई या फिर कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए। तो पहला जो आपका आर्टिकल 25 है वो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। तो जो टर्म यूज हुआ इसको हम देखें। कंसाइंस मतलब होता है कि पर्सन में चूज एनी रिलीजन और मे नॉट चूज टू फॉलो। मतलब आप चाहें तो किसी धर्म को अपना सकते हैं, या चाहे तो किसी भी धर्म को आप नहीं अपनाएं, ये भी आपके पास फ्रीडम है। जरूरी नहीं कि आपको किसी न किसी एक धर्म पे ऊपर उंगली रखनी है। प्रोफेस मतलब डिक्लेयर करना, कि भाई ओपनली मैंने डिक्लेयर किया मैं इस धर्म को प्रोफेस करता हूँ, इस धर्म को मानता हूँ, इस धर्म के विचारों को मानता हूँ। ओपनली फ्रीली आप उसको बोल सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ओपनली मतलब आपको कोई स्टेज पे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने उसका कुछ है ना,
अंग उसका कुछ है ना साइन पहना हुआ है आपने, उस चीज को, मंदिर आप जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो गुरुद्वारे जाते हैं, तो वो एक तरह से आपका ओपनली आपने डिक्लेयर किया है। एंड टू प्रैक्टिस यानी परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप करना, रिचुअल को फॉलो करना है। मान लीजिए बहुत सारे आप देखते हैं त्योहार हमारे देश में सालों भर चलता रहता है। अभी जैसे कि न्यू ईयर होता है, पोंगल का गया आपका, मकर संक्रांति होता है, कहीं पे जल्लीकट्टू होता है, तो वो सब चीजें हैं। फिर उसके बाद होली हो गई, दिवाली हो गई, आपका ईद है, बैसाख है, सब कुछ जो हम मनाते हैं, क्रिसमस है। सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज, इसको आप फ्रीडम में इसको या प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं भी जा करके भी। प्रोपेगेट प्रोपेगेट मतलब कि आप जो इन्फॉर्मेशन है, आपका धर्म जो आपको सिखाता है, जो आपके धर्म की किताबें आपको सिखाती है, उसको आप लोगों में बांट सकते हैं, उसको दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं। अपने रिलीजियस का बिलीफ, जो रिलीजन धर्म जो आपको सिखाता है, वो दूसरे को भी आप सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। बट इट डज नॉट इंक्लूड, ये आप ध्यान रखें, नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस रिलीजन। तो किसी को आप फोर्सिबली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो शौक से अपना कन्वर्ट होना चाहे तो उसके लिए प्रोसीजर है, आप कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन फोर्सिबली आप किसी को डांट के, दबाड़ के या फिर बंदूक की नोक पर आप उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। कन्वर्ट अगर कराते हैं अपने से, तो आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन जो अपने धर्म के बारे में स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे टीवी चैनल पे जो भजन कीर्तन होता है, वो एक तरह से इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं अपने धर्म के बारे में। अगर कोई लोग उससे देख करके अपने आप धर्म को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के हिसाब से। आर्टिकल 26 आपका क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स जो है आपका, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, मतलब कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है अगर, तो वो रिलीजियस जो अफेयर्स होते हैं, जो काम काज है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि स्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन आप बना सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए। मैनेज ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, अपना जो अफेयर्स है रिलीजन का, उस इंस्टीट्यूशन का काम काज, दैनिक काम काज, उसका जो है ना, मान लीजिए कहीं आपको सत्संग करना है, कहीं पे आपको कुछ मेला करना है, वो आप कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। ओन एंड एक्वायर मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मान लीजिए आप किसी धर्म का कुछ स्कूल बनाना चाहते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, ऑफिस बनाना चाहते हैं किसी जमीन पर, तो अगर वो उसको सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर, आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, उसको आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एंड एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो जैसे मैंने कहा, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से, चाहे वो उस राज्य का कानून हो, उस प्रांत का कानून हो, देश का कानून हो, उसको फॉलो करते हुए आप ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। रिलीजन्स को लेकर के आपके उसमें सरकार कुछ अरंगा नहीं कर सकती है कि भाई आप इस धर्म के हैं तो नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहीं भी लिखा गया है। आपको बस कानून को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन प्रमोट करने के लिए टैक्सेशन देने की जरूरत नहीं है। नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। यहाँ हम ध्यान दें, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कि अगर सरकार कहती है कि भाई मुझे हिंदू धर्म को बढ़ावा देना है, हिंदू धर्म के लिए ये काम करना है, तो आप टैक्स, सारे लोग टैक्स दीजिए, ये जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन स्टेट जो है सभी धर्मों को एक समान शिक्षा से उसको बढ़ावा दे सकती है, उसके लिए काम काज कर सकती है। तो ये इसके लिए प्रोविजन नहीं है। प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग और सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर अदर। किसी एक रिलीजन को बढ़ावा सरकार नहीं दे सकती है। सभी धर्म सरकार के लिए एक समान है, सभी धर्मों के लिए सरकार को एक समान ही योजना बनानी होगी। तो टैक्सेस जो है उसको किसी एक रिलीजन के लिए नहीं कर सकते हैं आप यूज, सभी रिलीजन के प्रमोशन के लिए सरकार यूज कर सकती है। जैसे कि धर्म यात्रा, हज यात्रा होती है, या अमरनाथ यात्रा हो गई आपका, तो ये सब चीजों के लिए सरकार, सभी धर्म के लिए सरकार इसको फेवर कर सकती है। जैसे कि अभी गुरुद्वारा में कॉरिडोर जो है, करतारपुर कॉरिडोर के लिए सरकार ने अपना काम किया, तो वो सारी चीजें सरकार सभी धर्मों के लिए, मतलब उनको किसी भी धर्म को भेदभाव नहीं करना है। प्रोहिबिट ओनली लेवी ऑफ टैक्स एंड नॉट एन फी। तो आप देखते होंगे फी जो है बहुत बार सरकार जो है किसी यात्रा में, किसी धर्म के जत्थे में, उसमें लगाती है कि भाई आपको यहाँ से यहाँ यात्रा करना है, तो उसमें आपको एक फी देनी होगी सरकार के लिए, वो फी सरकार लगा सकती है, इसकी छूट है। टैक्स जो है सरकार नहीं लगा सकती। आर्टिकल 28 जो है आपका फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो रिलीजियस किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में, स्कूल में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आपको कंपल्सरीली लेना जरूरी नहीं है। तो इसमें बेसिकली जो है 4 तरह के इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया है। एक होल्डली मेंटेन बाय स्टेट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको मेंटेन करती है पूरी तरह से। एक इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, लेकिन स्टेब्लिश अंडर एंडोमेंट ट्रस्ट, किसी ट्रस्ट के अंदर वो स्टेब्लिश किया गया, लेकिन गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्टर करती है। रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, स्टेट उसको रिकॉग्निशन देती है।
या वो स्टेट के फंड से उसको पैसा मिल रहा है, एड मिल रहा है। ये 4 तरह के इंस्टीट्यूशन हो गए। तो पहले में यानी कि जो होल्डी पूरी तरह से सरकार उसको मैनेज कर रही है, मेंटेन कर रही है, देखभाल कर रही है, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। मतलब किसी भी तरह से आप इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते हैं। इसमें जो है जिसमें कि जो कि ट्रस्ट के अंदर किसी रिलीजियस ट्रस्ट ने उसको एस्टेब्लिश किया है, वो चला रही है, उस केस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है। वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन रिलीजियस बिलीफ रिलीजियस टेक्सचर जो होते हैं, जैसे कि अलग अलग जो किताबें हैं, धर्मी किताबें, उसको पढ़ाई जा सकती हैं। सी और डी में क्या है भाई, इसमें परमिशन है लेकिन वॉलंटरी बेसिस, मतलब अगर आपको एज ए स्टूडेंट आपको नहीं मन है उस धर्म की किताब को पढ़ने का, या उस धर्म में आपको आस्था नहीं है, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसको मना कर सकते हैं इन दो तरह के इंस्टीट्यूशन में। तो इंस्टीट्यूशन रन बाय स्टेट विल नॉट प्रीच एनी रिलीजन और गिव रिलीजियस एजुकेशन। तो जो स्टेट के द्वारा बनाई जाती है वो तो ऐसे भी उसमें आप कोई भी धर्म जाति किसी को भी आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ये किस लिए, क्योंकि सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल, तो रिलीजन का जो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स है वो सेकुलरिज्म को इंटैक्ट रखने के लिए, सेकुलरिज्म हमारा हैम्पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो राइट्स है वो है कल्चरल एजुकेशनल राइट। इसमें क्या है बेसिकली, क्या कारण है इसके, तो इंडिया जो है, अब देखें तो एक मोनोलिथिक सोसाइटी नहीं है, मतलब कि हमारे पास हमारा जो एक सिंगल कल्चर नहीं है, डाइवर्सिटी है बहुत। आप देखेंगे अगर आप पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जाए, अलग अलग राज्यों में और राज्य के अंतर भी बहुत ही डाइवर्सिटी है, अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग समुदाय से आते हैं, लैंग्वेजेज उनकी अलग है, उनका रहन सहन अलग है। तो ये जो है इंडिया में है, तो मोनोलिथिक सोसाइटी हमारी नहीं है, मतलब रिजिड होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है हमारा, ओपन सोसाइटी है। तो हमारे संविधान के जो कर्ता करता थे, जो बनाया उन्होंने, और जो संविधान है वो बिलीव करता है कि डाइवर्सिटी हमारी एक मजबूती है, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा वीकनेस नहीं है। इसको कैसे भाई रखा जाए, कैसे इसको टूटने से रोका जाए। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स में ही एक माइनॉरिटीज को राइट्स दिया गया कि वो जो अपनी डाइवर्सिटी है, वो अपनी जो कल्चर है उसको वो प्रिजर्व कर सके। इससे क्या होगा कि डाइवर्सिटी हमारी बनी रहेगी। तो अगर माइनॉरिटीज जो है, छोटे छोटे लोग हैं, एक तो हो गया मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब हो गया कि जो ज्यादा नंबर में है, तो जो माइनॉरिटीज लोग हैं वो अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को बनाए रखे, इसके लिए भी संविधान ने राइट्स दिए गए हैं, ताकि हमारा जो डाइवर्सिटी है वो बना रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि मेजोरिटी जो है धीरे धीरे करके माइनॉरिटीज को हटा देता, उनका जो कल्चर है उनको समाप्त हो जाता, या फिर वो जो है मेजोरिटी कल्चर के साथ मिक्सअप हो जाता, तो हमारी डाइवर्सिटी जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती। ये नहीं हो, इसीलिए राइट्स दिया गया है। तो माइनॉरिटीज किसी तरह का हो सकता है, रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकते हैं, छोटा धर्म, ऐसी धर्म जिसमें बहुत कम लोग उसमें जो मानते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, एक लैंग्वेज जो स्टेट के बाकी जो लैंग्वेज है उससे कम लोग बोलते हैं। कल्चरल माइनॉरिटीज भी हो सकते हैं जिनका कल्चर अलग है एक तरह से। तो माइनॉरिटी आर अ ग्रुप दैट हैव कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन एंड एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री, या तो पूरे देश में या किसी एक पार्ट में वो रहते हैं। दे आर आउट नंबर्ड बाय सम अदर सोशल सेक्शन। तो मान लीजिए एक आप स्टेट अगर हम देखें, उस स्टेट में वो एक छोटा सा ना पार्ट है, वो उस धर्म को मानने वाला या उस रिलीजन को मानने वाला या उस लैंग्वेज को मानने वाला, कुछ छोटे लोग, कुछ कम लोग हैं, बाकी ज्यादातर एक दूसरे रिलीजन को मानते हैं। तो इसे माइनॉरिटी कहा जाएगा। इनका अगर भाषा अलग है तब भी माइनॉरिटी कहा जाएगा। तो उस केस में उन्हें हम माइनॉरिटी कहते हैं, और उन्हें ये राइट्स दिया गया है। आर्टिकल 29 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें क्या कहा गया कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन डिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कोई भी सेक्शन, सेक्शन मतलब कोई भी धर्म, जाति, लैंग्वेज का, और किसी भी पार्ट में रह रहा इंडिया के, हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। स्क्रिप्ट मतलब उनका जो भाषा, उनकी जो लेखन है, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का लैंग्वेज भी अलग होता है, और लिखने की जो लिपि होती है वो भी अलग होती है। जैसे कि देवनागरी लिपि है, संस्कृत है, उसी तरह उनकी लिपि भी अलग होती है, लिखावट अलग होती है, अलग उनका कल्चर है। तो उनको राइट्स है कि वो उसको प्रिजर्व करे, मतलब कि उसको बना के रखे, उसको नष्ट होने से बचा सके। Further, no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state। अगर स्टेट उसको मेंटेन कर रहा है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो उस या फिर वो फंड, स्टेट उसको फंडिंग कर रहा है, तो उसको उसमें कोई भी किसी विद्यार्थी को, किसी भी लड़के को, किसी लड़की को एडमिशन लेने से रोका नहीं जा सकता है, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि उसका रिलीजन अलग है, रेस अलग है, कास्ट अलग है, या फिर लैंग्वेज अलग है। इस बेसिस पे आप उसको एडमिशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इम्यूनिटी है आपका, मान लीजिए मार्क्स के बेसिस पे आप कर सकते हैं, इस सब चीज़ पे आप बेसिस कर सकते हैं, लेकिन इन बेसिस पे आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं।
आर्टिकल 30 जो आपका राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो माइनॉरिटीज को भी राइट दिया गया, जैसे रिलीजन को राइट दिया गया था कि आप अपना इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। उसी तरह माइनॉरिटीज को भी राइट दी गई है कि भाई आप जो है अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ये किस लिए को, ताकि वो उससे वो प्रिजर्व कर सके, ताकि अगर आप इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करेंगे तो जो आपके धर्म के, आपके कल्चर के लोग जब वहाँ पढ़ने आएंगे वहाँ पर मान लीजिए, तो उनको धर्म के बारे में, जाति के लैंग्वेज के बारे में आप उसको और बता सकते हैं, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इन ग्रांटिंग एड, अगर स्टेट जो है गवर्नमेंट एड देती है, बहुत सारे देखेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देती है, उसमें जो है उस समय स्टेट जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, भाई ये तो अलग कल्चर का इंस्टीट्यूट है, इसको हम एड नहीं देंगे या कम एड देंगे, ऐसा नहीं कर सकती है। इस पे भी रोक लगाई है सरकार ने, ये संविधान ने। आर्टिकल 30 कन्फर्स टू राइट्स टू स्टेब्लिश, नहीं है तो इसको स्टेब्लिश करें, और ऑलरेडी है उसको आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसमें कामकाज कैसे हो उसको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका पार्ट 3। इसके आगे हम 2 और वीडियो लेक्चर इस चैप्टर के लिए लेंगे, और फंडामेंटल राइट्स का डिटेल जो है प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, उस पर आप जाकर फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए, आप किसी के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसको जरूर देखें, ताकि आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने में भी मदद मिले और डिटेल में इसको समझ पाए। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत आए। और जरूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।